जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारी जो एडजस्टमेंट है वो है टैक्स के हवाले से। और लास्ट टाइम हमने बात की थी इन्फ्लेशन की कि इन्फ्लेशन को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। और उसके बाद हमने बात की थी वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट को कैसे डील करेंगे। टैक्सेशन के अंदर दो चीज़ें हैं जी जिसको हमें पता होना चाहिए। पहले नंबर पे कि हम जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, जो भी हमारी कैश इनफ्लोज आती हैं या जैसे आप प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके ऊपर आप क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को बनाने का तरीका हमने देखा था लास्ट टाइम और उसका लिए फॉर्मेट को हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट होती हैं। उसको अगर आप देखें तो ये फॉर्मेट जो है जिसमें से हमने सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट माइनस लेबर कॉस्ट माइनस वेरिएबल ओवरहेड्स और माइनस फिक्स्ड ओवरहेड्स जो कि आपके होंगे रेलेवेंट फिक्स्ड ओवरहेड्स या इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो हम उसी को ही लेंगे। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर आपके पास आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही है, तो उसके ऊपर आप क्या पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स का पहला इफेक्ट आएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के ऊपर, कैश इनफ्लोज अगर ज्यादा है कैश आउटफ्लोज से। देन सेकंड इज कि अगर आप टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे, तो इसको हम क्या लेंगे, एज अ आउटफ्लो कंसीडर करेंगे। ये इनफ्लो है, चूंकि इनफ्लो के ऊपर आप टैक्स ले रहे हैं तो ये आउटफ्लो शो होगा। देन जी हमारे पास टैक्स सेविंग है ऑन कैपिटल अलाउंसेस। टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस से मुराद क्या है कि हमने जो है अगर कोई डेप्रिसिएशन है अकॉर्डिंग टू द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम कोई डेप्रिसिएशन लेते हैं फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो टैक्स जो आपको सेविंग मिलेगी ऑन कैपिटल अलाउंसेस मिलेगी, जिसको हम टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस बोलते हैं। और कैसे कैलकुलेट होगा उसको हम आगे जाके देखेंगे। देन हमारे पास टैक्स की पेमेंट की बारी आती है कि टैक्स की जो पेमेंट है क्या हम सेम ईयर में करेंगे या ईयर में करेंगे। अगर हम सेम ईयर में करेंगे तो इसका मतलब यह है कि ईयर 1 की अगर कैश इनफ्लो आई है तो उसके ऊपर हम सेम ईयर में कैश आउटफ्लो लेंगे, चूंकि टैक्स की पेमेंट होगी सेम ईयर में। ईयर 2 के अंदर अगर कोई आपके पास इनफ्लो आई है तो आप उसको क्या करेंगे, टैक्स की पेमेंट भी सेम ईयर में ही लेंगे, ईयर 2 में ही लेंगे। ईयर 3 की अगर कैश इनफ्लो आई है तो आप उसकी जो टैक्स की पेमेंट है इन द सेम ईयर एज अ आउटफ्लो ही लेंगे। लेकिन अगर ये एरियर में हो कि अगर आपने ईयर 1 का टैक्स जो है ईयर 2 में पे करना है तो क्या करेंगे जी, तो हम ईयर 1 को इनफ्लो के ऊपर जो आउटफ्लो लेंगे वो ईयर 2 में लेंगे और ईयर 2 का आउटफ्लो किस पे लेंगे, ईयर 3 में लेंगे, यानी कि एक साल बाद लेंगे। अब जब आपका इन एरियर होगा तो उससे क्या होगा, चूंकि आप डिलेड पेमेंट कर रहे हैं तो आपको एक साल और लेना पड़ेगा, आपको एक साल और ऐड करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर, प्रोजेक्ट की लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे हम ईयर 4 के अंदर इसको ईयर 3 का जो टैक्स होगा ईयर 4 में पे कर रहे होंगे, राइट। टैक्स सेविंग भी इसी तरह होगी, ठीक है। उसके बाद है जी टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस। अगर आपको टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस मिलता है तो आप उसको कैसे डील करेंगे। सबसे पहले आपने हर साल का कैपिटल अलाउंसेस कैलकुलेट करना है कि हर साल हमें कितना टैक्स सेव होगा, ऑन विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ योर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है टैक्स लायबल एक्सपेंस है। अगर ये टैक्स लायबल एक्सपेंस होगा तो उसके ऊपर जो भी टैक्स सेविंग होगी वो हम देखेंगे कि कौन से ईयर में हम क्लेम करेंगे। उसके बाद जी एंड पे हम कैलकुलेट करेंगे बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग अलाउंस का मतलब क्या होता है कि देखें हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक एसेट है, लेट सपोज के $1000 का एसेट है और टैक्स जो है टैक्स अथॉरिटीज वो ये कहती हैं कि जी हम आपको $800 तक क्या देंगे, आपको डेप्रिसिएशन के ऊपर, यानी कि टैक्स अलाउबल एक्सपेंस ऑफ डेप्रिसिएशन इज 800। 1000 की वैल्यू थी, इतने का आपने एसेट खरीदा था, डेप्रिसिएशन कितना आपको अलाउ कर रहे हैं, 800। इसका मतलब नेट बुक वैल्यू कितनी होगी, जिसको हम WDV भी बोलते हैं, नेट बुक वैल्यू 200 होगी। उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे कि हमारी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, अगर स्क्रैप वैल्यू 0 तो इसका मतलब है कि हमारा एसेट लॉस पे बिक रहा है, एग्रीड। कोई भी पैसे हम, यानी कि यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब इस लॉस के ऊपर ये जो डिफरेंस है दैट इज सेलिंग एज अ लॉस, और इस लॉस के ऊपर हमें क्या मिलेगा, बैलेंसिंग अलाउंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो टैक्स का रेट है वो है 30% का, तो इसके अंदर हमें कितनी छूट मिलेगी, $60 की छूट मिलेगी, इट इज बैलेंसिंग अलाउंस।
कैसे हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं? बैलेंसिंग अलाउंस है या बैलेंसिंग चार्ज है? सिंपली अगर WDV रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा हो स्क्रैप वैल्यू से तो आपको मिलेगा बैलेंसिंग अलाउंस, और अगर आपकी WDV कम है स्क्रैप वैल्यू से या रेजिडुअल वैल्यू से तो आपको मिलेगा बैलेंसिंग चार्ज। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज हम कौन से ईयर में रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स? हम इसको रिकॉर्ड आखिर में करेंगे, साल के एंड के ऊपर करेंगे, लाइफ की एंड के ऊपर करेंगे। यानी कि जब हम ये टेबल बना रहे होंगे अपना टैक्स की सेविंग कैलकुलेट करने के लिए या कैपिटल लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए, इसके अंदर एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट वी विल टेक दिस एज अ इनफ्लो। अगर ये बैलेंसिंग अलाउंस होगा, अगर बैलेंसिंग चार्ज होगा तो उसको आउटफ्लो के तौर पे लिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये टैक्स की एडजस्टमेंट्स वगैरह जो है वो हमने सीख ली। उसके बाद हमें फॉर्मेट का पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन कैसे हम डील करेंगे। कि लास्ट टाइम मैंने ये फॉर्मेट को डिस्कस किया था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं, फिर उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू देखते हैं, और उसके बाद टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस की कैलकुलेशन अलग से करेंगे। उसके लिए वर्किंग नंबर 1 करते हैं, फिर हम अपना वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट के लिए वर्किंग नंबर 2 करेंगे, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए वर्किंग 3 करेंगे। ये आप मेन फॉर्मेट में भी वर्किंग शो करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अलग से वर्किंग करें, ये मेन फॉर्मेट में भी आप ये सारी कैलकुलेशंस दिखाएंगे। और ताकि अगर टाइम नहीं लगाना कि वर्किंग अलग से दिखाए तो ये इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल कैलकुलेट योर नेट कैश फ्लोज, और इन नेट कैश फ्लोज के ऊपर हम क्या करेंगे? रेट लगाएंगे। अब ये रेट आपका डिपेंड करता है कि ये कौन सा रेट होगा, रियल रेट होगा या नॉमिनल रेट होगा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। एक दफा फिर हम देख लेते हैं कि जी वर्किंग्स कौन सी होंगी। वर्किंग 1 में टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन ये कैलकुलेट होगा। उसके बाद बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग अलाउंस कैलकुलेट होगा। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज जो है, वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लेट करके हम देखेंगे कि कितना कितना चेंज आएगा। लास्ट टाइम हमने इसकी एग्जांपल भी की थी, और हमने ये कहा था कि साल के एंड पे, लाइफ के एंड पे आपका जितना भी वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होगी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट विल बी रिकवर्ड, इट विल बी इनफ्लोड। ठीक है। देन हमारे पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट होती हैं? सेल्स माइनस लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड द फिक्स्ड ओवरहेड व्हिच आर इंक्रीमेंटल और व्हिच चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसीजन टेकन। इसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी बोलते हैं। ठीक है। अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो ये लगेंगे, अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये फिक्स ओवरहेड सेव हो जाएंगे, तो इसके लिए हम इसको कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। राइट जी। उसके बाद हम बाद में बात करेंगे एसेट रीप्लेसमेंट डिसीजन की, कैपिटल राशनिंग की, और लीज वर्सेस बाय और डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब हम आते हैं जी कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो आपके सामने मैं एग्जाम किट ओपन करता हूं जी। एग्जाम किट में जी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं जी पिंक कंपनी का। कौन सा देखते हैं जी? पिंक कंपनी का। एक मिनट दीजिएगा, ये थोड़ा टाइम लेता है। $286 है। हाँ जी। अच्छा, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। $286।
ले जी, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट इसकी, पिंक कंपनी ये एग्जाम में आया था 2019 के अंदर, जून 2019। ये बेसिकली कंबाइंड उन्होंने एग्जाम जो है ना, कुछ रिक्वायरमेंट मार्च से उठाई हैं, कुछ रिक्वायरमेंट जून से उठाई हैं। रिक्वायरमेंट देखते हैं जी। सबसे पहले वो कह रहा है कैलकुलेट द नॉमिनल नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पिंक कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। नॉमिनल से क्या मुराद है कि हमने इन्फ्लेटेड रेट लगाना है, इन्फ्लेशन के साथ, विद इन्फ्लेशन हमने इस इन्वेस्टमेंट को डिस्काउंट करना है। कैलकुलेट द रियल नेट प्रेजेंट वैल्यू, पहली रिक्वायरमेंट में नॉमिनल की बात कर रहा है, दूसरे में रियल की बात कर रहा है, ऑफ द पिंक कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड कमेंट ऑन योर फाइंडिंग्स। अब आपने ऊपर जो कैलकुलेशन करनी है, पहली वाली रिक्वायरमेंट में तो सिर्फ वो कैलकुलेशन की बात कर रहा है कि आप कैलकुलेट करें, दूसरे में आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट भी करें और अपने रिजल्ट्स को कमेंट भी करें। डिस्कस 4 ways ऑफ इनकरेजिंग मैनेजर्स टू अचीव स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव्स, कि हम अपने स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। ये पहला पार्ट जो हमने इंट्रोडक्शन जब से स्टार्ट किया था ना, जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था उस वक्त हमने स्टेक होल्डर्स की बात की थी, और स्टेक होल्डर्स को हम डिटेल में तो नहीं गए, लेकिन आपको याद होगा बीटी के अंदर भी हमने, एफबीटी के अंदर भी पढ़ा हुआ है स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे कैसे हम उनको मीट कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल जो ए रिक्वायरमेंट जो है उसकी बात करेंगे, बी को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी पिंक कंपनी इज अ लार्ज कंपनी लिस्टेड ऑन अ मेजर स्टॉक एक्सचेंज। आपकी ये जो कंपनी है ट्रेड हो रही है स्टॉक एक्सचेंज पे। इन रीसेंट ईयर्स द बोर्ड ऑफ पी कंपनी हैज क्रिटिसाइज्ड फॉर वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है? दीज आर द रूल्स और द पॉलिसीज बाय व्हिच you run and govern the business, and 2 of the company's non-executive directors have just resigned। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कि आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझे जाते हैं, उन्होंने क्या किया है? रिजाइन कर दिया। A recent story in the financial media has criticized the performance of Pink company। उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है that the company is failing to satisfy the objectives of its key stakeholders, कि कंपनी जो है वो स्टेक होल्डर्स की नीड को या उनके ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर नहीं कर रही या फुलफिल नहीं कर रही। पिंक कंपनी इज अप्रेजिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट व्हिच इट होप्स विल बूस्ट इट्स परफॉर्मेंस। अब आप क्या चाह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट किया जाए जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो। कैसे बेहतर हो सकती है? ऑब्वियसली आप अपने देख सकते हैं कि कैसे कॉस्ट कटिंग हो सकती है, कैसे रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। The project will cost $20 million, payable in full at the start of the first year of operation. The project life is expected to be 4 years. Forecast sales volumes, sales price, variable cost and the fixed overheads. The fixed costs are given below. पहले नंबर पे ईयर 1 के अंदर सेल्स यूनिट्स दिए हुए 3 लाख के, 4,10,000 के, 5,25,000 के और 2,20,000। ये 1000 में दिया हुआ है, ठीक है, ये 1000 में दिए हुए, यानी कि 3 लाख है। ये 300 मिलियन नहीं है, ये 4,10,000 है, ये 5,25,000, ये यूनिट्स में बता रहा है आपको, ठीक है। सेल्स प्राइस पर यूनिट कितनी दी हुई है? 125 की, 130, 140, 120। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 71, 71, 71। फिक्स कॉस्ट 3,000, 3,100, 3,200 एंड 3,000 अगेन। सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट इंफॉर्मेशन आर इन करंट प्राइस टर्म्स, यानी कि ये जो ऊपर सेल प्राइस आपको दी हुई है और ये आपको करंट टर्म्स में, यानी कि रियल में दी हुई है। दिस इज द रियल सेल प्राइस बिफोर अप्लाइंग द सेल प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ 5%। आपका 5% का जो इन्फ्लेशन है वो एडजस्ट नहीं हुआ हुआ। वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन इज 3.5% पर ईयर एंड द फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इज 6%। ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स आपको दिए हुए हैं। पिंक कंपनी पेज कॉर्पोरेशन टैक्स ऑफ 26%। टैक्स का रेट दिया हुआ है, विद टैक्स लायबिलिटी बीइंग सेटल्ड इन द ईयर इन व्हिच इट अराइजेस। जिस साल आपकी लायबिलिटी अराइज होगी उसी साल में हम टैक्स सेटल करेंगे, पेमेंट करेंगे। The company can claim tax allowable depreciation on the full initial investment of $20 million on a 25% reducing balance basis. The investment project is expected to have a zero residual value at the end of the 4 years. आपकी स्क्रैप वैल्यू 0 है। हम देखेंगे कि बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज कितना बनता है। पिंक कंपनी हैज नॉमिनल आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि विद इन्फ्लेशन रेट आपको बताया हुआ है। नॉमिनल का मतलब विद इन्फ्लेशन है या मनी है।
12% एंड द रियल आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%. रियल रेट आपको उसने अलग से 8% बताया है. द जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी हाउ मच? 3.7% फॉर द ईयर फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर. ठीक है जी. अब सबसे पहले तो हमें मेन इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए. क्या दी हुई है? समरी बना लेते हैं, समरी देख लेते हैं. पहले नंबर पे आपको सेल प्राइस और आपको वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट रियल टर्म्स में दी हुई है विदाउट इन्फ्लेशन. इंक्रीमेंटल ये रेलिवेंट हम कंसीडर करेंगे. हाँ जी, अज्यूम यही करेंगे कि जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन करके आप कंक्लूड कर रहे होंगे ना, तो देन यू स्टेट द अजम्पशन दैट आई हैव टेकन अप दिस एज अ रेलिवेंट कॉस्ट. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास, हमें टैक्स की लायबिलिटी सेम ईयर में सेटल हो रही है. देन डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे. डेप्रिसिएशन का मेथड रिड्यूसिंग है, स्ट्रेट लाइन नहीं है. देन आपका स्क्रैप वैल्यू 0 होगी. देखेंगे कि क्या बैलेंसिंग चार्ज या अलाउंस बनता है. नॉमिनल भी दिया हुआ रेट और आफ्टर भी दिया हुआ है और जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी प्रोवाइडेड है. ठीक है. अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सेल्स रेवेन्यू को फोरकास्ट करना है. राइट जी. सेल्स रेवेन्यू को फोरकास्ट करना है तो कैसे करेंगे? हम देखेंगे जी, हमारे पास ये 1000 में है ना फिगर्स जो है. सेल्स की फिगर 1000 में दी हुई है आपको. अगर आप ऊपर देखें 300,000, 410, 525 ये वॉल्यूम है. वॉल्यूम में चेंज नहीं होता. ठीक है. यहां पे आप देखिएगा ये 1000 में है आपके पास. राइट. 3 लाख, 4 लाख 10,000, 5 लाख 25,000, 2 लाख 20,000. अच्छा, अब हमने ये वर्किंग वन में कर रहा हूं, सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहा हूं इन्फ्लेशन के साथ. ऑन विच बेसिस? नॉमिनल बेसिस. हम किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? नॉमिनल बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं. सेल प्राइस इन रियल टर्म्स कितनी दी हुई है? 125. यहां पे हम देख लेते हैं 125 ही है, 130 है, 140 है और 120 है. एग्रीड. अच्छा, सेल प्राइस इन मनी टर्म्स. सेल्स प्राइस इन मनी टर्म्स हम कैसे निकालेंगे? 125 है. अब ये देखिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया हुआ है. क्या परसेंट है जी रेट ऑफ इन्फ्लेशन? क्या है सेल्स का? 5% है. सेल प्राइस इंक्रीज करती है 5% के लिहाज से, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है 3.5% के लिहाज से और फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेट कर रही है 6% के लिहाज से. ठीक है. तो बात समझ आ रही है? ये मैं कैलकुलेशन की हुई है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि कैसे कैलकुलेशंस आपने परफॉर्म करनी है. तो ये फॉर्मूला मैंने क्या बनाया जी? इक्वल. कैसे फॉर्मूला बनाया मैंने? ये देखिएगा, इक्वल 125 इंटू क्या था इन्फ्लेशन सेल का? 1.05. पावर क्या लूंगा मैं इसकी? ईयर 1 की 131. ठीक है. मैंने इसको, इस पावर को लिंक कर दिया ईयर के साथ, तो ऑटोमेटिकली हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो पावर लेता जाएगा. राइट. नेक्स्ट है जी हमारे पास 143. ये 2 साल का इन्फ्लेशन लेना है हमने. अच्छा, अब इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइस क्या दी हुई है. देखें, प्राइस आपने पिछली प्राइस को कंपाउंड नहीं करना. जो दूसरे साल की प्राइस है उसको 2 दफा इन्फ्लेट करना पड़ेगा आपको. राइट. तो जरा देखिएगा कि फॉर्मूला क्या बनाया हुआ है हमने इसका. हमने फॉर्मूला बनाया D7 जो कि 130 सेलिंग प्राइस है ईयर 2 की, उसको मल्टीप्लाई किससे किया? 1.05 से. पावर क्या ली? 2. 2 साल की कंपाउंडिंग लेनी है ना इन्फ्लेशन के हवाले से, तो 143.33 प्राइस बनती है. नेक्स्ट है जी हमारे पास 162. 162 कैसे निकली है जी प्राइस? 140 इंटू 1.05 पावर 3. खान कर रहे हैं साथ साथ. उसके बाद है जी 120 मल्टीप्लाई बाय 1.05 पावर 4. ठीक है. तो हमारे पास क्या निकल आई? सेल प्राइस, इन्फ्लेटेड सेल प्राइस निकल आई. अब हमने निकालना है जी इन्फ्लेशन रेवेन्यू कैलकुलेट करना है इन $1000. कैसे निकालेंगे? 300 मल्टीप्लाई बाय 125 131.25. यही फॉर्मूला लगा हुआ है ना. 131.25 टाइम्स किसका मल्टीप्लाई किया जी हमने? ये जो वॉल्यूम है इसको मल्टीप्लाई किया हमने इन्फ्लेटेड मनी वाली प्राइस से. तो हमारे पास क्या आता है आंसर? सेल्स रेवेन्यू मनी टर्म्स में निकल आया.
नोट कर रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट है जी हमारे पास, हमने ये सेल्स रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर लिया, इसको हम लेके जाएंगे अपने मेन फॉर्मेट के अंदर, राइट? कहाँ लेके जाएंगे? मेन फॉर्मेट में लेके जाएंगे। दिस विल गो इनटू द मेन फॉर्मेट, ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेटेड, वेरिएबल कॉस्ट निकालिए इन्फ्लेटेड ऑन द सेम पैटर्न। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट अलग से दी हुई है, 71 दी हुई है, 71 71 71, ठीक है, हर साल की सेल वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। तो हमने क्या किया कि वेरिएबल कॉस्ट, ये जो सेल्स वॉल्यूम, सबसे पहले तो हमने ये लिखा 300,000 410 425 525, ये वही है सेल्स वॉल्यूम, ये जो ऊपर वाला है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या है? 71 71 71 71, राइट? वही फॉर्मूला हम निकालेंगे कि हमने 71 को जो रियल वेरिएबल कॉस्ट है उसको इन्फ्लेट करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3.5 का है ना आपका इन्फ्लेशन, 3.5% का इन्फ्लेशन है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो खान 1.035 पावर 1, ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर। इसी तरह हमने इसको ईयर 2 का देखिएगा जरा, D4 दैट इज द सेल वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1.035 पावर 2। देन इसी तरीके से हमने कैलकुलेट किया 78 पॉइंट, जो वैल्यू निकलती है सेम उसी पैटर्न पे हमने कॉपी पेस्ट किया आगे, और उसके बाद हमने वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेटेड निकाली। कैसे निकाली? यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेटेड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। फिर फिक्स कॉस्ट की अगर आप देखें तो फिक्स कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन हमारे लिए कितनी दी हुई है जी? हमें 3000 दी हुई है, इन मिलियंस में 3 मिलियन बनता, राइट? सो इसको मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इन मिलियंस है ये, 3000 मींस 3 मिलियन। फिक्स कॉस्ट में कैसे इन्फ्लेट करेंगे जी? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन है? 6% का। तो वही अप्रोच हम यूज करेंगे कि हम इस फॉर्मूला को जरा अगर ओपन करें तो क्या नजर आएगा हमें? C20 that is 3 multiplied by 1.06 पावर 1। ये वही पैटर्न है जिस पैटर्न पे हमने वेरिएबल कॉस्ट को इन्फ्लेट किया, हमने फिक्स कॉस्ट को इन्फ्लेट ऐसे ही करना है। नोटेड। नेक्स्ट है हमारे पास 3.48 दूसरे साल का, तीसरे साल की वेरिएबल फिक्स कॉस्ट निकली हुई है और चौथे साल की फिक्स कॉस्ट निकल आई। नेक्स्ट है जी हमारे पास टैक्स सेविंग भी निकालते हैं, इसकी वर्किंग करते हैं। हमारा एसेट कितने का हम खरीद रहे थे? बाय द वे $20 मिलियन का आप एक इन्वेस्टमेंट जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। सो 20 मिलियन हम इस तरह लिखेंगे ना, ये कॉस्ट है हमारे एसेट की, एग्रीड? कॉस्ट ऑफ क्या है? इन्वेस्टमेंट है, कि हम इतना पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट ले कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, राइट? अब ईयर 1 के अंदर आप जरा देखें कि ईयर 1 में डेप्रिसिएशन कितना बनता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किस लिहाज से हो रहा है जी? रिड्यूस 25% के लिहाज से, 25% के लिहाज से। तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो तो कॉस्ट पे निकलेगा, ऐसे ही है जी। तो कैसे निकालेंगे ये देखिएगा कि हमारी कॉस्ट थी 20 मिलियन की, मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो उसके बाद हमारी नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी? 20 मिलियन माइनस डेप्रिसिएशन। 20 मिलियन में से हमने क्या माइनस किया? डेप्रिसिएशन, पहले साल का डेप्रिसिएशन, यानी कि साल के एंड पे नेट बुक वैल्यू कितनी बनती है? 15 मिलियन की, राइट? क्लियर होगी बात? टैक्स सेविंग कितने लिहाज से है? 26% के लिहाज से ना, टैक्स की यही है ना सेविंग, टैक्स का इफेक्ट 26% नहीं है। तो जो डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर हमारी टैक्स सेविंग कितनी बनेगी? 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 26%, तो कितना टैक्स सेविंग होगी जी हमारी? बताएं मुझे। सर ये नेटबुक वैल्यू पे नहीं लगानी 26%? हमने पहले तो देखे ना, ये नहीं टैक्स सेविंग तो हमेशा डेप्रिसिएशन है ना, ये टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस की हम बात कर रहे हैं। नेट बुक वैल्यू पे तो हमारा टैक्स सेविंग नहीं आती ना, डेप्रिसिएशन है यार, डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग है, एक्सपेंस हमारा ये वाला है। नेट बुक वैल्यू तो एक्सपेंस नहीं ना होती, हमारा डेप्रिसिएशन इसके ऊपर नहीं कर रहा है, डेप्रिसिएशन के ऊपर हम टैक्स सेविंग दे रहे हैं।
तो 1.3 मिलियन हमारा जी क्या निकलती है, टैक्स सेविंग निकलती है। कौन से ईयर में क्लेम करेंगे, सेम ईयर में क्लेम करेंगे। अगर यहाँ पे वो इन एरियर कहता तो ईयर 2 में चलता। ओके, कैलकुलेशन हमने ये ईयर वाइज की हुई है, ये हमारे साल का, हर साल की कैलकुलेशन है। ये हम ईयर ऑफ क्लेम देख रहे हैं कि कौन से साल में हम ये सेविंग क्लेम कर सकेंगे। नोटेड। अच्छा, अगर इन मिलियंस में देखना है तो इसको 1 मिलियन, ये जो 1.3 मिलियन है इसको मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया 1 मिलियन से, तो ये आंसर मेरा किस में आ गया, 1.3 मिलियन बन गया। अच्छा, ये 2 में मुझे बताएं कि ये 2 में क्या आएगा, ये 2 में हम कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन। ये जरा देखिएगा, अब हमने ईयर 1 के एंड पे जो नेट बुक वैल्यू होगी उसका 25% लेना है, यानी कि इसका हमने 25% लेना है। दोबारा से मैं बता देता हूं आपको, यहां पे जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हुआ है इसका कैलकुलेट किया हुआ है, नेट बुक वैल्यू का कैलकुलेट किया हुआ है। हमने कॉस्ट का नहीं लेना, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है भाई। कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वो कौन सा बनता है, मुझे बताएं। ये हम जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे ये किस पे निकालेंगे, 15 मिलियन पे। ठीक है, और नेट बुक वैल्यू साल के एंड पे कितनी बनेगी, 15 मिलियन पिछले साल की नेट बुक वैल्यू माइनस अगले साल का डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू कितनी बनती है, 11.25 मिलियन। टैक्स सेविंग कितनी बनेगी जी, 3.75 मिलियन पे बनेगी ना। इसके ऊपर हमने 26% लिया। कौन से ईयर में ये टैक्स सेविंग क्लेम करेंगे, ये 2 में क्लेम करेंगे, सेम ईयर चल रहा है ना, ये 2 और ये 2। ईयर 3 में हम क्या कर रहे हैं, उसी तरह करेंगे। इस पिछली वैल्यू पे, पिछली जो नेट बुक वैल्यू 11.25 मिलियन, उसके ऊपर हमने क्या किया, 25% लिया। 25% लेने के बाद हमने नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट की, दैट इज प्रीवियस फिगर माइनस द न्यू फिगर, इस साल की डेप्रिसिएशन। टैक्स सेविंग कितनी निकलती है जी, मुझे बताएं। 26%, 2.812 मिलियन पे, और हम इसको किस ईयर में क्लेम करेंगे, ईयर 3 में ही क्लेम करेंगे। अब मसला आता है ईयर 4 का। ईयर 4 के अंदर जाके अगर आप गौर से देखें तो हमारी ईयर 4 पे, चूंकि हम स्क्रैप किस पे कर रहे हैं, ईयर 4 में कर रहे हैं, एग्रीड, साल के एंड पे कर रहे हैं ना, चौथे साल के एंड पे। तो पिछले ईयर 4 के स्टार्ट में नेट बुक वैल्यू एसेट की कितनी है, कैसे निकाली थी, ये खड़ी नहीं है, 8437 मिलियन, राइट। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 0, डिफरेंस कितना आ रहा है, 8437,500। इसके ऊपर हमारा बैलेंसिंग अलाउंस निकलेगा, जो भी डिफरेंस होगा ये अलाउंस है। क्यों अलाउंस है, तो हाँ जी जी, एसेट डिस्पोजल तो हो गया, लेकिन क्यों बैलेंसिंग अलाउंस नहीं करा, सेल वैल्यू 0 है और नेट बुक वैल्यू ज्यादा है, एसेट आप लॉस पे बेच रहे हो, तो कितना लॉस है, 2,193,750। उसके ऊपर आपको कितना मिलेगा जी, कितनी, अगर आप इसको निकालें 1000 पे, ये मिलियन पे अगर आपने निकालना है तो इसको आप 6 पे डिवाइड कर लें, राइट, 2.19 मिलियन बनता है। ये बैलेंसिंग अलाउंस होगा, कौन से ईयर में क्लेम करेंगे, ईयर 4 में क्लेम करेंगे, ईयर 4 के अंदर क्लेम करेंगे, राइट। अब हम आते हैं जी मेन फॉर्मेट, जरा देखिएगा, ये 1000 में ऊपर राउंड हुआ हुआ है, नीचे भी मैंने 1000 में लिया हुआ है उसको, ये सारी फिगर्स 1000 में है। जी जी, हाँ जी, आप अगर मिलियंस में डाटा दिए हुए मिलियंस में लिख लें, यहाँ पे उसने 1000 में लिखा हुआ ना डाटा, ये 1000 में चल रहा सारा कुछ, मैंने मिलियन में नहीं लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे 1000 में, यहाँ पे आप लिख लें इसको, ये 1000 में है, 000, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू हमने वर्किंग 1 से कैलकुलेट किया हुआ है, ये जरा देखिएगा, वर्किंग नंबर 1 हमने जो की थी ये वही थी ना वर्किंग, ये 1000 में है आपके, ठीक है। ऊपर भी देखिएगा, ये जो है सेल वॉल्यूम, तो मैंने आपको 39,375, राइट। ये वाली वैल्यूज जो है वो हम नीचे मेन फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं,
ये देखिएगा ईयर 1 में कितना है जी हमारे पास फिगर्स 39,375,000 एग्रीड इट इज इन $1,000 ये $1,000 में है इसी को आप कॉपी कर लें नीचे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कंट्रोल C करके मैंने इसको यहाँ पे $1,000 में कर लिया ठीक है फिर इसको भी $1,000 में कर लें ये सारी $1,000 में चल रही है लिख दें आप एक दफा लिखना चाहते हैं एक दफा लिख लें ठीक है ये 39375 ठीक है अच्छा अब वेरिएबल कॉस्ट को हमने क्या करना है माइनस करना है मैं क्या करूंगा इक्वल माइनस और उसको लिंक कर दूंगा किसके साथ वेरिएबल कॉस्ट ये देखेंगे लिंक हुआ हुआ है ब्लू हुआ हुआ है ना इक्वल माइनस अब ऑटोमेटिकली ये फिगर ना माइनस में शो करेगा उसी को मैं कॉपी कर रहा हूं ठीक है ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेटेड वाली वर्किंग 3 में हमने निकाली थी फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेटेड ऊपर दी हुई है ना भाई ये इसको आपने 1000 पे ले जाना है मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा आंसर ये वाला फिक्स कॉस्ट ऊपर तो मैंने मिलियन में कैलकुलेट किया 1000 में कैलकुलेट कर लें आप 3180 राइट ये भी क्या फॉर्मूला लगाया मैंने माइनस दिस वैल्यू ठीक है उसके बाद जी हम क्या निकालेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकालेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे निकली हमारी जरा देखिएगा इक्वल टू ये मैंने सारों को सम कर दिया मैंने सारी वैल्यूज को सम कर दिया तो हमारे पास क्या निकलता है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकल आए अच्छा अब टैक्स ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है यानी कि इसके ऊपर टैक्स हमने लेना है किसके ऊपर टैक्स लेना है तो खान ऑपरेटिंग सेम ईयर में लेंगे सेम ईयर में लेंगे ये वो वाली नहीं है कैपिटल अलाउंसेस वाली बात नहीं कर रहे अभी हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं टैक्स सेविंग की बात कर रहे हैं सेम ईयर पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे यानी कि सेम ईयर पे हम 26% लेंगे आप अगर इसका 14,150 का 26% लें तो आंसर यही बनता है ना और इसको मैंने -0.26 किया हुआ है क्योंकि ये नेगेटिव में मैंने शो करना है इसको ये एक्सपेंस है ना माइनस होगा उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी है 20 मिलियन की है राइट जी इसको यहाँ पे आप 1000 में कर लें दिस विल बी इन $1,000 राइट 20 मिलियन को आप ऐसे लिखेंगे ना इक्वल -20,000 राइट स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है 0 है चौथे साल में टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस ये कौन सी वर्किंग थी वर्किंग 4 थी वर्किंग 4 है जी सॉरी ये वर्किंग 4 है टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस हमने कैलकुलेट की हुई है ये देखिएगा जरा 1300 ये निकली थी ना ये मिलियन में कैलकुलेट हुई है ना 1.3 मिलियन है तो 975 ये ठीक है अब आपने यहाँ पे 1300 लिया सेविंग है पॉजिटिव लेंगे ये मैंने कैसे किया इक्वल दिस डिवाइड बाय 1000 चूंकि मैंने मिलियन को कन्वर्ट किया था 1000 में 975 731 और ये ईयर 4 में जाके आपने ये जो वैल्यू निकाली थी इसको भी आप लेंगे ना दैट इज यहां पे आप इसको ठीक कर लें इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ये मिलियन में है ना इसको आप डिवाइड करें 1000 से नोट कर रहे हैं 2194 लेंगे स्क्रैप ये आपका बैलेंसिंग अलाउंस निकलेगा क्योंकि 26% लेना ना आपने अब हमारे पास नेट कैश फ्लोज कितनी बनती हैं नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या लिखेंगे ये जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से लेके ऑनवर्ड आपने कैलकुलेट करना है ठीक है 20,000 11,771 18,807 ये सारी वैल्यू निकल आई डिस्काउंट फैक्टर कौन सा यूज करेंगे नॉमिनल वाला कौन सा नॉमिनल था तो खान कौन सा नॉमिनल था 12% ये वाला हमने लेना है ठीक है तो अगर आप ये इस तरीके से हम करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी 33,338 पॉजिटिव आ रही है इन 1000 ये 1000 में है जी अगेन ये $1,000 में है ठीक है एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो इस तरीके से हमने पूरा अपना एक क्वेश्चन जो है इसको क्या किया है जी सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ एनपीवी आप ये देख सकते हैं ये सारी की सारी कैलकुलेशंस आपके सामने परफॉर्म हुई हुई हैं गॉट इट आप कहेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली भेज दूंगा पीडीएफ शेयर कर लूंगा या आपके साथ ये एक्सेल की फाइल जो है ना वो सेव कर लूंगा एनी सिंगल क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग एवरी स्टेप जो है वो हमने डिस्कस किया है जी तो खान कोई प्रॉब्लम है तो पूछे मुझसे जी
बताएं मुझे, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, कोई इश्यूज? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब अगर आप इसका पार्ट बी जो है, बाय द वे ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, पार्ट बी वाला, कैलकुलेट द रियल नेट प्रेजेंट वैल्यू। रियल में हम क्या करेंगे जी? इन्फ्लेट नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन के बगैर ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे? कि हमने सिंपली यूनिट्स को मल्टीप्लाई किससे करना है? सेल वैल्यू से। ठीक है, अब जरा, हाँ जी, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ जी। 286 में पिंक्स को योग में एक ही चीज आता है। 286 है। ठीक है, 286 मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मैं यहीं से ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसके और भी हैं क्वेश्चंस हमारे। इनफैक्ट किसी को भी नहीं देना, ना वेरिएबल कॉस्ट को ना फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, और सिंपली फॉरवर्ड में करके टैक्स एवरी टैक्स अलाउंस निकाल दें। बिल्कुल। 286 ये देखिएगा जी, ये हमने निकाल दिया, वर्किंग भी उसने दिखा दी है, ये उसने एक्सेल पे सारी आपकी वर्किंग्स जो है ना वो दिखाई हुई है। ठीक है, अब रियल टाइम में जरा देखिएगा इसको एग्जाम में डेडलाइन ऑफ करके आ सकते हैं ना जी। एग्जाम में डेडलाइन ऑफ करके आ सकते हैं ना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वहां पे आप सिंपली उतने, चूंकि आपको वो नहीं दिए होते फीचर्स ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि उसने ना क्या कैलकुलेट किया हुआ है, नॉमिनल कैश फ्लो बिफोर टैक्स। हमारे नॉमिनल कैश फ्लोज कितने थे जी? यानी कि नॉमिनल मींस के जो हमने खुद से कैलकुलेशंस की हुई हैं, थोड़ा बहुत फर्क है हमारा, ये देख रहे हैं? आर यू गेटिंग इट? ये इन्फ्लेशन के साथ है, ये इन्फ्लेशन के साथ नॉमिनल वैल्यू है, राइट? क्लियर? ये नॉमिनल वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। अब हमने इसको एडजस्ट करना है, किस तरह? हमने इसको एडजस्ट करना है, रियल के ऊपर लेके जाना है। तो अगर आप इसको, इस वैल्यूज को डिवाइड करें, 14148 को जरा डिवाइड कीजिएगा, कितना हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन था? जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना था जी? 8% था। नहीं, जनरल था जनरल तो छोड़ था, वो रियल वाला 8% था। बताएं जरा जी मुझे जल्दी से, क्वेश्चन के अंदर कितना था भाई? खोल के रखें ना, खोल के रखें, 286 खोल के रखें ना सामने अपने, ताकि आपको भी और मुझे भी जो है ना साथ साथ, अगर मुझे कोई डाटा चाहिए तो आपने सामने खोल के मुझे बताना है। 286 ये आ गया यार, वो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से मुझे सारा देखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वाज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन जनरल? 3.7% जी। अब आप इन दोनों को जरा डिवाइड करें ना, ये जो वैल्यूज उसने निकाली हुई है 286, ये देखिएगा ऊपर हमने क्या किया, इसको हमने एक दफा कंपाउंड किया है, यानी कि एक दफा डिस्काउंट, हम उसको डिस्काउंट करके उसको किस पे लेकर आ रहे हैं? इसको डिवाइड करेंगे 1.037 पे ना, चूंकि ये इन्फ्लेटेड है भाई, हम उसको जनरल इन्फ्लेशन से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे? इधर आपको सिर्फ ये डेटा जो है ना कॉपी करना है यार। ये देखो, ये जो आपने कैलकुलेशंस की हुई हैं, सिंपली जस्ट कैलकुलेट, जस्ट कॉपी दिस डाउन, सेम फॉर्मेट, राइट? इसी को आप नीचे कॉपी कर लें। दोबारा से हम कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी,
कंट्रोल हुई, राइट। उसने वैल्यूज को जल्दी से वो ऊपर से ले लिया, 3 1 ये क्या वैल्यू थी, इसी को आप वहां से ऊपर से लिंक कर लें, ये थी ना वैल्यू हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो की, राइट। ठीक है, इसको आप आगे, ये इसने क्या किया है, उसने मर्ज कर दिया, कंट्रोल जी, एक मिनट है, आप यहां से उठा लें डाटा को, ऑपरेटिंग कैश फ्लोस जो है ना यहां से आप लिंक कर लें ऊपर, ठीक है। देखिए मेक श्योर करें ये वही है ऊपर वाली फिलिंग, ठीक है ना, सेम है, ये इसको आप कॉपी कर लें। अब यहां पे हमने क्या करना है, एक कॉलम ऐड करना है, ये रो ऐड करनी है। ये जो वैल्यू है इसको तो पहले यार साइन को गायब करें ना, ये जो रेड साइन आ रहा है इसको यहां से आप क्या करेंगे, डिलीट करें। अब देखिएगा जरा इसको, जैसे हम डिस्काउंटिंग नहीं करते, इक्वल 14 डिवाइडेड बाय 1.037, ठीक है, रेज टू पावर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 1.037 रेज टू पावर -1 कर लें, तो ये देखिएगा वैल्यू क्या आती है, 13645 आती है, 13645, यही वैल्यू निकाली है ना हमने, राइट जी। इसके बाद इसी को अगर हम आगे कॉपी करें तो क्या आएगा आंसर, ये देखिएगा ये 22407 आ रहा है, 22408, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमने उसको वो नल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, पिछली वाली जो वैल्यूज इन्फ्लेटेड है उसको जर्नल रेट से डिस्काउंट कर लिया आपने, ये क्या आएंगी जी अब आपकी, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आएंगी, किस बेसिस पे, ये नॉमिनल, ये रियल बेसिस पे आ गई, ये किस पे निकली, रियल पे निकली है, ठीक है। अब टैक्स कितना बनेगा जी, टैक्स का इफेक्ट कितना आएगा, हमने इसके ऊपर नहीं लेना, अब हम इसको दोबारा से फॉर्मूला लेते हैं इसका, इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 0.26 नेगेटिव, राइट, इसको मल्टीप्लाई करना है यहां से, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सो 3548 आता है, एग्रीड, 3548, ये देखिए यही इसने कैलकुलेट किया हुआ ना, और इसी को आप कॉपी कर लें आगे, तो हमारे पास ये टैक्स निकल आएगा हर साल का, सिंपल है। इन्वेस्टमेंट वही रहेगी, स्क्रैप वैल्यू वही रहेगी, टैक्स की सेविंग वही रहेगी जो आपने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, कौन सी सेविंग थी जी, ऊपर से जाके उसको लिंक कर दें, ये इसमें तो कोई भी इफेक्ट नहीं ना आएगा आपका, एग्रीड, डिवाइड बाय 1000 कर लें इसको, तो हमारे पास ये 1300 निकलती है, एग्रीड। नेक्स्ट जी, ये इसकी वैल्यूज को हम ये देखेंगे जी, ये दिस यहां से लिंक कर लें इसको, डिवाइडेड बाय 1000 कर लें, ठीक है। उसके बाद कितना आ रहा है जी, दिस ये 3 के अंदर कितना था टैक्स सेविंग, ये थी, डिवाइड बाय 1000, ठीक है, 731, और ये क्या आ रही थी वैल्यू, वो जो हमने कैलकुलेट की हुई है, कैपिटल बैलेंसिंग अलाउंसेस 2193, राइट जी, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे हमने जो रेट लगाना है वो कौन सा है, अब इसको कैसे हम करेंगे जी, नेट कैश फ्लोस कैसे कैलकुलेट होंगे, इन सारों को ऐड करेंगे, यहां से लेके यहां तक ऐड करेंगे, वो ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा ना, कंट्रोल सी करेंगे, आगे हमारे पास वैल्यूज आ गई, राइट। नेक्स्ट डिस्काउंट फैक्टर कौन सा यूज करेंगे, 8% वाला, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रियल वाला यूज करना है ना, तो खान रियल वाला यूज करना है, तो कैसे करेंगे, इक्वल 1.08 पावर -1, डिस्काउंट करना है ना, सॉरी इसको आप -1 को ना ऊपर से पावर उसकी ले लें, तो हम इसको इक्वल करेंगे, इक्वल 1.08 पावर माइनस लिंक कर लें उसको 1 के साथ,
ठीक है, कंट्रोल सी किया, आगे कॉपी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या निकलेगी जी, प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। क्या प्रेजेंट वैल्यू निकलती है, इसको यहाँ से आप, ये 0 में नहीं किया, इसको यहाँ से आप करें कॉपी, तो ये 1 निकल आया, राइट। अब ये देखिएगा जरा, मल्टीप्लाई आपस में सही कर रहा है ये नेट कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर के साथ। तो हम इसी को कॉपी करके एक दफा चेक कर लेते हैं कि यार ये सही मल्टीप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सही मल्टीप्लाई कर रहा है। अब हम निकालेंगे इसकी एनपीवी। एनपीवी कैसे निकलेगी, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ दिस टू दिस, तो क्या निकलती है 33,722। अच्छा, नॉमिनल हमने 33 कितना निकाला था, 31338, तो हमारा फर्क इतना ज्यादा नहीं आ रहा, बट चूंकि हमने उसको रियल पे ले आए हैं तो इस वजह से डिफरेंट थोड़ी सी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि इसने यही वैल्यू सारी कैलकुलेट की हुई है हमारे सामने 33,722, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका पार्ट बी जो है ना, सेकंड पार्ट जो है 1 का सेकंड पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। एनी सिंगल क्वेश्चन हियर? जी ताहा खान, ये पूरे का पूरा सवाल आपके सामने है। अब ये हमें टाइम जितना कम लगेगा उतना ही बेहतर होगा। आपने अभी खुद करना है इसको, ये सारी कैलकुलेशंस आप खुद अपने हाथ से परफॉर्म करेंगे तो समझ बेहतर आएगी, अदरवाइज बिल्कुल भी समझ नहीं आनी। नेक्स्ट है जी हमारे सामने एक क्वेश्चन है हैबेक का, हैबेक कंपनी का। मैं आपको वही देने लगा हूं। कल नहीं है, कल नहीं है क्लास, कल आपका ऑफ है। आपकी ना अभी क्लास में ले रहा हूँ 1 घंटे की, लेकिन आगे चल के ये इंक्रीज हो जाएगा एज फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। वो फिर हम 1.5 घंटे पे जब करेंगे ना इसको, तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी एक्स्ट्रा क्लास करने की इंशाल्लाह। पूरा 1.5 घंटा अगर हम उसको लगाते हैं। अच्छा जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपकी, कोई इश्यूज? अब हम एक और क्वेश्चन देखने लगे हैं हैबेक का। नाम है जी इसका HEBAC कंपनी। आपकी कैप्लन की भाई, कैप्लन की किट से ही हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस। अभी जब क्वेश्चन आएंगे ना थोड़े डिफरेंट, वो फिर मैं आपको बीपीपी से रेफर करूंगा। ये दोनों में सेम है, हैबेक का भी आपको बीपीपी में मिलेगा, और ये जो पिछला वाला हमने पिंक किया है, ये चूंकि पास पेपर्स के क्वेश्चन है ना, रीसेंट पेपर्स के हैं, तो ये रीसेंट तो नहीं, खैर इतने पुराने नहीं है, 2016 का ये सितंबर में आया था। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट देखते हैं जी इसकी। वो कह रहा है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन अ नॉमिनल टर्म्स, इन्फ्लेटेड टर्म्स में निकालना है, एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी। कमेंट वो आपने ये बताना है कि यार हमारा इतना फर्क आएगा, जो वैल्यूज में फर्क आ रहा है थोड़ा सा। देखें, जो कमेंट करना होता है ना, वो ये होता है जो आपने फिगर्स कैलकुलेट किए हैं, यहां से देख लें यार, ये हमने पिंक कंपनी का, अच्छा ये मेरी वर्किंग है, ये मेरी स्टूडेंट की वर्किंग है एक, ठीक है। ये जरा देखिएगा, उसकी प्रेजेंटेशन चेक करें जरा, कि उसने प्रेजेंटेशन कैसे की हुई है। ऑन द लेफ्ट साइड डेटा, वर्किंग आपकी राइट साइड पे दिखाई है, इसलिए कि हम साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो एरिया, ये जो चीज है ना, ये एग्जामिनर के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। जब आप वर्किंग को नीचे करते हैं, फिर आपको बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे करनी पड़ती है, बात समझ रहे हैं? आप अगर वर्किंग साइड पे दिखा देते हैं तो वो क्रॉस चेक करना आसान होगा। तो आप ये देखें कि ये कितनी खूबसूरती से उसने आपकी वर्किंग करके सामने डाली हुई है। पिंक कंपनी के पिछले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ना था इसको। 1000 में वैल्यूज ली हुई हैं, 300,000, ये सारी वैल्यूज जैसे मैंने कैलकुलेट की थी, ये सारी कैलकुलेट हुई है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फॉर्मेट हुआ है, डब्बे शब्बे उसने जरा जल्दी में बनाए हुए हैं, आगे पीछे हुए हैं, राइट जी। प्रेजेंटेशन के लिए या फिर आपकी फिगर्स ना मिक्स हो रही होती हैं, तो आपको ये एक फॉर्मेट चल रहा है, तो बस आपने जब प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपके पास एनपीवी का एक फॉर्मेट बना होगा, आपने उसी फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करना है, डिलीट कर दें फाइल्स जितनी भी वैल्यूज हैं, उसके बाद आप एंटर करते जाएं, सेल्स निकाल लें, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें, मटीरियल कॉस्ट निकाल लें, जो भी निकालना है। तो इस तरीके से उसने वर्किंग की हुई है। अच्छा जी, कमेंट हमने क्या करना है, इधर देखें जरा। कमेंट हमने ये करना है भाई कि हमने जो ऊपर कैलकुलेशंस की हैं,
हमने उसको बताना है कि भाई एनपीवी इन नॉमिनल टर्म्स जो है वो हमने कैलकुलेट की है, विच गिव्स अस अ पॉजिटिव 33,338। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल रही है बाय कैलकुलेटिंग द एनपीवी बेस्ड ऑन नॉमिनल टर्म्स विद इन्फ्लेशन। हमने उसके अंदर ये बताना है कि हमारी जो है, जो भी हमने कैलकुलेशंस की हैं वो कैसे की हैं, कि हमने कैलकुलेशन ये की है कि जी इन्फ्लेशन को हमने एडजस्ट किया है ऊपर, और उसके बाद हमने इसके अंदर जो है इन्फ्लेट करके रेवेन्यू भी निकाला विद द 6% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये मैं अभी अपने अल्फाज में बता रहा हूँ, अभी हम एग्जामिनर के अल्फाज में देखते हैं कि उसने कैसे कमेंट किया हुआ है। फिर उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि 33,338 टर्म्स में, नॉमिनल टर्म्स में, जो कि शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स को एक्सपेक्टेशन यही होती है कि भाई जो हमें रिटर्न मिले वो नॉमिनल टर्म में मिले, इन रियल बेसिस ना मिले, नॉमिनल टर्म में मिले, इसलिए कि हमारी इतने से ही शेयर होल्डर्स को क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन होगी। समझ आ रही है बात कि नहीं? इन्फ्लेशन चल रहा है मार्केट में इस वक्त 3.7% का, तो ये जो रिटर्न आपको मिल रहा है ये विद इन्फ्लेशन इतना मिल रहा है। सेकेंड है जी रियल टर्म्स में हम देखेंगे, और रियल टर्म्स में हम कहते हैं कि जी हमारा जो एनपीवी है वो निकल रही है 33,722, विच इज, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना फर्क आता है। 3000 ये वाला माइनस कर लें ऊपर, या ऊपर वाली फिगर को माइनस नीचे वाले से कर लें, तो ये 1000 में 384,000 का फर्क आ रहा है, $3,84,000 का। ठीक है, अब $3,84,000 का जो फर्क आ रहा है ना, वो सिर्फ किस वजह से है, वो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट में है। जहां पे आपके पास इतना बड़ा डाटा मिलियंस में दिया हुआ है, 20 मिलियन की बात कर रहे हैं, 30 मिलियन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये जो है 384,000 जो है वो इट विल नॉट बी दैट मच। ठीक है, इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट तो आप जरा देख सकते हैं कि कितने परसेंट बनता है। 384 डिवाइड करें जरा, कितना है जी आपका, अल्लाह भला करे, ये तो तकरीबन आपका ये 1% बनता है। एग्रीड? ऑलमोस्ट 1% जो है वो आपका डिफरेंस बन रहा है, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अल्फाज में। अब जरा देखिएगा इसका आंसर जो है पिंक्स कंपनी का जो आंसर वो दे रहा है वो क्या दे रहा है। यार इसमें थोड़ा सा ना ये आपको टाइम लगता है। नहीं, अब मिल गया उसको, आंसर्स पे चला जाएगा। ये देखिएगा कमेंट कैसे कर रहा है। The real term appraisal gives almost the same positive NPV as a nominal terms appraisal, the difference being due to the different discount rates. ये जो हमारा फर्क आ रहा था ना 1% का, वो डिस्काउंट रेट का फर्क है। ठीक है, being applied to the same आपका जो वैल्यू आ रही है ना TAD की, जी same TAD benefits as the net present value is positive, the investment project is financially acceptable in both circumstances, whether you go for the real terms or you go for the nominal terms. ठीक है, बात क्लियर हो गई जी? सिंपल कमेंट कर रहा है उसके ऊपर, तो आपने इसी तरीके से 3-4 लाइनों में या 2-3 लाइनों में आपने उसको कमेंट कर लेना जो भी आपके रिजल्ट्स निकलते हैं। अब आए जी जरा क्वेश्चन जो हमारे पास था, कौन सा था, हैबेक का, HEBAC हैबेक। ये दोनों क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, राइट? मैं आज आपको भी कर देता हूँ, ये सॉल्यूशन हुआ है लेकिन आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो स्टूडेंट के साथ मैंने डिस्कशन की हुई है ना, ये वो है, ताकि मैं कह रहा था कि टाइम सेव हो जाए। मैं करने को आपके सामने एक एक स्टेप मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, हैबेक कंपनी ढूंढ ले भाई, 280 कौन सा था ये, 288।
ये लें। इसके अंदर भी रिक्वायरमेंट जो है वो सेम वही है। क्या कह रहा था? कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन नॉमिनल टर्म्स एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ एक चेंज है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं डाली हुई है उसने। Habek company is preparing to launch a new product in a new market which is outside its current business operations. The company has undertaken market research and test marketing at cost of 500,000, as a result of which it expects the new product to be successful. ठीक है? Habek company plans to charge a lower selling price initially and then increase the sale price on the assumption that the new product will establish itself in the new market. Forecast sales volume, sale price are given you. सेल्स वॉल्यूम दिए हुए 2 लाख का, 8 लाख का, 9 लाख का और 4 लाख का। सेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है 15, 18, 22 एंड 22। वेरिएबल कॉस्ट 9, 9, 9 एंड 9। सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर गिवन हियर इन करंट प्राइस टर्म्स बिफोर टेकिंग अकाउंट फोरकास्ट सेल्स प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ 6% एंड द वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन ऑफ 5%. Incremental fixed cost of 500,000 per year in current price terms would arise as a result of producing the new product. Fixed cost inflation is 9%, 8% is expected. The initial investment cost of production equipment for the new product will be $2.5 million, payable at the start of the first year of operation. Production will cease at the end of the 4 years because the new product is expected to have become obsolete due to the new technology. The production department would have a scrap value at the end of the year 4 is $125,000 in a future value terms. आपको कितना स्क्रैप वैल्यू मिलेगी? 1,25,000 की। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, ये अब नई एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ऑफ $1.5 million will be required at the start of the first year of operation. Working capital inflation is 6% per year expected and the working capital will be recovered in full at the end of 4 years. अगर ये ना भी बताया होता तो हम इसको लेते। H company corporation tax is 20% per year, which the tax liability will be settled in the year in which arises. Same year में है. The company can claim tax allowable depreciation of 25% on reducing balance method on the initial investment cost, adjusted in the final year of operation for a balancing charge or balancing allowance. H company currently uses nominal after tax rate. हमने हमेशा nominal after tax, ये जो rate होता है ये after tax ही लेते हैं. And 12% is the nominal and the real is 8.5%. The company uses current WACC or the cost of capital as the discount rate for all the projects. अब आप अगर इसकी हैबेक कंपनी की तरह वर्किंग देखें साइड बाय साइड, देखें पहली वर्किंग वही है जैसे हमने पहले की थी। वॉल्यूम लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने सेल प्राइस जो हमें दी हुई है, सेल प्राइस कितनी दी हुई थी जी? 15, 18, 22, ये 22 दी हुई है। सो 15, 18, 22 और 22 समझ आ रही है? तो खान कंफ्यूजन है कोई? खुद करेंगे तो क्या नहीं, वो खुद करने से तो आपने अपने हाथ से खुद गुजारना है। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ बस, ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है मेरी तो ये आगे इंशाल्लाह चलेगा। अब इन्फ्लेशन कितना है जी, ये देखें इन्फ्लेट कैसे करेंगे हम, कितना % इन्फ्लेशन है सेल प्राइस का? इसको हमने 1.04 से मल्टीप्लाई करके पावर क्या लेनी है? 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है। सेम उसी पैटर्न पे यार ये वर्किंग 1 होगी हमारी। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ आ रहा है ना तो ये उसी तरह एक वर्किंग हमारी होगी सिर्फ किस चीज की? वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। वर्किंग कैपिटल की ये वर्किंग हुई हुई है, ये देखें वर्किंग कैपिटल की जो वर्किंग है 1500 हमारा इनिशियली इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उसने कहा था ना 1500, यहाँ पे 1.5 मिलियन है ना, तो हम इसको 1.5 मिलियन को 1000 में लेके जा रहे हैं ना, 1500 लिखेंगे, राइट। इन्फ्लेट करके कितना हुआ? इसकी जो वैल्यू है कितने % से ग्रो करेगी? ये देखें पिछली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1.06 पावर 1, उसको ग्रो करना है ना वर्किंग कैपिटल को, तो इनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी अ चेंज। याद आ रही है मैंने जो एक एग्जांपल आपको कराई थी कि जो चेंज पोर्शन होगा ना वो सारा हमारा इंक्रीज होगा, तो ये सारे का सारा कहां जाके रिकवर हो रहा है? एंड पे रिकवर हो रहा है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट है यानी कि सारी आप सारों को ऐड करें कितना बनता है ये टोटल? 1787।
तो 1787 हम जितना भी ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस आउट हुआ होगा उसको हम सारा का सारा क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी इसके अंदर वही चीजें हैं, वही फॉर्मेट है, आप ये देखें सेम टू सेम वही है काम। सेल्स रेवेन्यू हमने निकाला, ये वर्किंग हुई है सामने। ठीक है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकली हुई है, ये वर्किंग सामने नजर आ रही है, वर्किंग 2, वर्किंग 1, फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट ये हुई है। फिर आपने वो बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज भी निकालना है। बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज और ये जो हमने डेप्रिसिएशन की, ये उसने वर्किंग की हुई है। डेप्रिसिएशन ये निकला हुआ है, कैसे निकलेगा, नेट बुक वैल्यू पे हमने डेप्रिसिएशन निकालना है, राइट। पहले साल तो कॉस्ट पे निकालेंगे, दूसरे साल हम फिर किस पे निकालेंगे, नेट बुक वैल्यू पे निकालेंगे। समझ रहे बात। यहां पे जाके हम बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज निकालेंगे और यहां पे ईयर ऑफ क्लेम भी दिया हुआ इन द सेम ईयर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये दोनों क्वेश्चन अपने हाथ से आप गुजारेंगे तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको इस सारे चीज को देखने का भी कोई फायदा नहीं होना। ठीक है, फिर मैं आपकी चेक करूंगा वर्किंग्स, कि आपने कैसे वर्किंग की है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इंशाल्लाह कल में, उसका नाम है वार्डन कंपनी का। वार्डन कंपनी जो है वो भी इसी तरीके से हमारी कैलकुलेशंस होंगी, आप इसी पैटर्न को आगे लेके चलना। ये देखें बीच में उसने साइड सेपरेटर भी लगाया हुआ ताकि आपकी ये वर्किंग जो है ना साइड बाय साइड, उसमें कोई गैप नजर ना आए, एग्जामिनर को ढूंढना पड़े कि यार ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं। ये देख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो एग्जामिनर में ये जो है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब हम इसको यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट्स ये आ रहे हैं, ये देख रहे हैं ट्रेस प्रेसिडेंट्स जो हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट्स है ना, एग्जामिनर चेक कर रहा होता है आपकी वर्किंग को कि भाई आपकी जो वैल्यूज है ना वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं। ट्रेस प्रेसिडेंट्स ये यहाँ पे ना ऊपर जाके फॉर्मूलास में जाके ना आप ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे तो ये आपको बता रहा होगा कि कहाँ से कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, हाँ जी, लिंक किया होता है ना, ये सारी आपको वैल्यूज यहाँ से देखिए, ये ट्रेस प्रेसिडेंट ऊपर से बता रहा है कि ऊपर से कैलकुलेशंस नीचे को जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से चेक हो रहा होता है। फिर वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो है ये ट्रेस प्रेसिडेंट करें तो ये भी आपका निकल आएगा यहाँ से। ठीक है, उसने वहां से निकाल दिया। ट्रेस डिपेंडेंट्स करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि जितनी भी वैल्यूज डिपेंड कर रही है ना उस वैल्यूज के ऊपर फर्दर वो सारा आपका पता चल जाएगा। तो आपने इन कैलकुलेशंस को अपने हाथ से गुजारना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह ऑन द मंडे बाय द वे। और एक काम कीजिएगा, वार्डन कंपनी का भी एक क्वेश्चन जो है ना वार्डन का, वो आपने ट्राई करना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए और इन्हीं को, हाँ जी, अब वार्डन को भी आपने ट्राई करना है। वार्डन भी उसी तरह का ही है, ये देखिएगा इनफ्लोज आपने निकालने हैं इन्फ्लेट करके, और इसके अंदर IRR वगैरह भी निकालना है। फिर एक क्वेश्चन है पेल्टा का, पेल्टा का भी क्वेश्चन इसी तरह का ही है, लेकिन इसके अंदर हमने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है एक साथ कैलकुलेशन में, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। हाँ जी, ये देखिए नीचे निकाली हुई है नेट कैश फ्लो, उसने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है हमने। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, फिर आप देखें कि OKM का भी एक क्वेश्चन है, उसको तो खैर मैंने ये जो है ना आपका अल्लाह भला करे, ये देखिएगा OKM का भी एक क्वेश्चन है उसी तरह ही है। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके सारे के सारे इन्फ्लेशन वाले हैं। कौन से वाले हैं? इन्फ्लेशन वाले, राइट। ठीक है जी, तो होती है मुलाकात इंशाल्लाह।